शुरू करते हैं आज हमारा क्लास केमिकल काइनेटिक्स के। हाँ, चलिए आज हमारा है केमिकल काइनेटिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन। कौन सा होगा ऐसा फैक्टर जो क्या इफेक्ट करेगा आपका रेट ऑफ द रिएक्शंस को। तो बेसिकली हम लोग जितने सारे पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं यहाँ पे हम लोग देखिए कौन सा पॉइंट्स पढ़ेंगे। एक तो हम देखेंगे यहाँ पे नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, एक तो हम देखेंगे यहाँ पे नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। सबसे पहले जो पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं ये वही है, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेचर ऑफ द रिएक्टेंट मतलब रेट ऑफ द रिएक्शंस का मतलब क्या होता है। रेट ऑफ द रिएक्शंस का मतलब होता है क्या, स्पीड ऑफ द रिएक्शंस। एक रिएक्शन जो है ना वो कितने स्पीड पे हो रहा है। अब एक रिएक्शन कितने स्पीड पे हो रहा है वो डिपेंड करेगा हम दो चीज को रिएक्ट करवा रहे हैं आपस में उनके नेचर के ऊपर। तो जो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा बन रहा है वो हमारा यह बन रहा है कि नेचर ऑफ द रिएक्टेंट जो है, जो हमारा जो है ना सबसे पहला पॉइंट होगा नेचर ऑफ द क्या रिएक्टेंट। तो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट में हमें एक चीज तो सबसे पहले जो देखना होगा वो होता है कि हमारा जो रिएक्शन का रेट होगा ना, ये पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग भी लिखते जाना। हमारा जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के। वो मतलब ये कि हम सपोज हम दो एग्जांपल ले लेते हैं। हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें है ये CH3COO और निगेटिव, और एक वाले एग्जांपल में हम लेते हैं क्या, हम ले लेते हैं देखिए अब सपोज हमारे पास दो रिएक्शंस है। एक रिएक्शंस करने के बाद हमें मिल रहा है प्रोडक्ट ये, और कोई रिएक्शंस है जिस रिएक्शंस करने के बाद हमें प्रोडक्ट मिल रहा होगा क्या बी। अब हमें जो है ना हमें देखना ये है कि इन दोनों में से स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा है ना। कोई भी एक ऐसा रिएक्शन मान लेते हैं जिस रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट मिल रहा है ये कैपिटल है, और दूसरे रिएक्शंस का हमारा प्रोडक्ट क्या है कैपिटल बी है। अब हम बोल रहे हैं कि जिसका स्टेबिलिटी होगा ज़्यादा इसका रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। मान लेते हैं हम यहाँ पे कि Z + Y जब हम ऐड करते हैं तो हमें यह प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पे भी कोई भी चीज़ ऐड करने से हमें यह प्रोडक्ट मिलता है। तो हमें सबसे पहले करना क्या होगा बच्चों, हमें सबसे पहले जो है ना प्रोडक्ट का करना होगा स्टेबिलिटी चेक। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट क्या है, इसके पास निगेटिव चार्ज है। देखिए जरा, इसके पास निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज। अब कोई भी कंपाउंड जिसके पास निगेटिव चार्ज है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि इसके पास होता है क्या, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों इसके पास अगर है ना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो आप समझ लो एक बात, इसके पास अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो चाहेगा कि वो अपना नेगेटिव चार्ज का जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो किसी को भी कर ले क्या, डोनेट। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आएगा यहाँ पे कौन है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है। और बच्चों CH3 ग्रुप जो होता है ना वो ग्रुप क्या ग्रुप है, वो ग्रुप जो होता है वो हमारा होता है क्या, प्लाजा इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप। तो CH3 ग्रुप जो होगा ना वो जितने सारे उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है वो और इलेक्ट्रॉन्स उसको डोनेट कर रहा होगा। बट इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है इस नेगेटिव चार्ज के साथ। तो जाहिर सी बात है कि उसको तो वो चाहता है कि भाई अब मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है, आई हैव एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, समबडी प्लीज कम एंड टेक माय एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, बट इट डज नॉट हैव एनीबॉडी। इसके पास कोई है नहीं जो उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार है। रेदर ये CH3 उसको और दे रहा है कि भाई और लो इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बन गया भाई, ये बन गया हमारा क्या, ये बन गया हमारा अनस्टेबल, और ये वाला क्या हो गया, दिस वन बिकम्स अवर व्हाट, स्टेबल प्रोडक्ट। तो अगर हमें किसी भी रिएक्शंस में अगर हो रहा है ये प्रोडक्ट और किसी रिएक्शन से हमें मिल रहा होगा ये प्रोडक्ट, इस रिएक्शन का टाइम चाहिए होगा अगर हमें 2 आवर, तो ये उससे कम टाइम में जो 1 आवर या 1 आवर 35 मिनट में बन जाएगा।
तो सबसे पहला जो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट और नेचर ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर, दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये है एक फर्स्ट पॉइंट, नेचर रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो किसके डिपेंड कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट फैक्टर नेचर ऑफ द रिएक्टेंट और क्या प्रोडक्ट, दोनों के ऊपर जो है ना ये क्या होता है, डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये तो देख लिया हमने प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब देख लेते हैं जरा रिएक्टेंट के ऊपर कैसे करता है डिपेंड। ये प्लीज आप लोग अपने अपने नोट्स बनाते जाना, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जो है ना बिल्कुल नीट टारगेट करके कर रहे हैं, नीट और जेडब्ल्यू तक आपका कवर होता चलिए। चलिएगा इसको जरा लिख लीजिएगा। चलिए बात को करते हैं आगे। इस बार आप लोग लिख लो तो हम रैप कर दो, 1 2 3 4 5। चलिए अब जरा देखते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो रिएक्टेंट के ऊपर कैसे है। अब तो हमने देख लिया कि क्या स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आपने ना दो रिएक्शंस आपके सामने लिख रहा हो। एक रिएक्शन जो पहला रिएक्शन जो आपके सामने आ रहा है वो है ये NaCl plus AgNO3, NaCl plus AgNO3, और ये आपको क्या दे रहा है, ये जो आपको दे रहा होगा, आपको दे रहा होगा AgCl प्लस NaNO3। ये आपके सामने एक रिएक्शन, जो दूसरा वाला जो रिएक्शन आपके सामने बनेगा वो बन रहा है कुछ ऐसा, N2। ये हमारा कौन सा फेमस, कौन सा रिएक्शन से बच्चों, ये वाला होता है क्या, हमारा रिवर्स रिएक्शंस। इसको जैसे यार ये कौन सा प्रोसेस है, ये प्रोसेस है रिवर्स। अब जरा देखिएगा इस रिएक्शन में, इस रिएक्शंस, अब बताइए इन दोनों रिएक्शंस में रेट ऑफ द रिएक्शंस किसका ज्यादा होगा। रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शंस। अब ये हमारे पास एक रिएक्टेंट और ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है। अब इन दोनों रिएक्टेंट के, इन दोनों अगर हमारे पास रिएक्शन है तो किस रिएक्शन का स्पीड ज्यादा होगा। तो आपको ना कुछ नहीं, आपको बस देखना क्या होगा ना, आपको देखना होगा ये जो रिएक्टेंट है ना, इस रिएक्टेंट आपको देखना ये होगा कि ये जो रिएक्टेंट है इसमें कौन से टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें जो बॉन्डिंग प्रेजेंट है वो कौन से बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्डिंग। क्यों, यहाँ पे NaCl है, NaCl आयंस फॉर्म में रहता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसमें कौन से फॉर्म में है, AgNO3, इसमें Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। तो बच्चों ये आयोनिक बॉन्डिंग है, और आयोनिक बॉन्डिंग में क्या होता है, आयंस प्रेजेंट होते हैं। जब भी आयंस प्रेजेंट होते हैं ना तो इजीली क्या हो जाएगा, ये लोग क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बन जाएगा प्रोडक्ट। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बन जाएगा प्रोडक्ट बहुत जल्दी जल्दी। बट इस केस में क्या है, N2 जो होता है ना, इसमें आयोनिक बॉन्डिंग नहीं है। इसमें कौन सा बॉन्डिंग है बच्चों, इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग है, N2 N ट्रिपल बॉन्डिंग। और इसमें कौन सा बॉन्डिंग है बच्चों, इसमें भी कोवेलेंट बॉन्डिंग है। तो बात निकल के ये आ रहा है कि अगर रिएक्टेंट के पास जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, अगर वो है ना कि हमारा कौन सा आयोनिक बॉन्डिंग, तो ये वाला रिएक्शन जो होगा ना, ये रिएक्शन हो जाएगा बहुत ज्यादा जल्दी। बट अगर हमारा जो रिएक्टेंट है ना बच्चों, ये रिएक्टेंट क्या हो रहा है, ये रिएक्टेंट हो रहा है हमारा कौन सा, कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो ये रिएक्शन में क्या चाहिए होगा, थोड़ा टाइम चाहिए होगा। तो ये वाला रिएक्शन क्या होगा, क्विकली हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस रिएक्शन जो होगा क्या बच्चों, लिटिल बिट स्लोवर। जल्दी से इसको लिखिए फिर आगे बढ़ेंगे हम। ओके तो लिख लिया होगा। अब मैं कर रहा हूँ क्या बच्चों, इसको रख। तो चलिए 1 2 3 4 5 मैं कर रहा हूँ इसको रख। अब बच्चों इसके अंदर ना आता है और एक पॉइंट, इसके अंदर ना बच्चों आ जाएगा और एक पॉइंट, वो होता है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। इसके अंदर बच्चों आएगा और एक पॉइंट, और एक पॉइंट जो बच्चों इसके अंदर में आएगा वो पॉइंट कौन सा बन है, वो पॉइंट है बच्चों आपका फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। देखिएगा जरा, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। तो बच्चों अगर रिएक्टेंट है ना गैसेस, अगर हमारे किसी रिएक्शन में हमने रिएक्टेंट लिया गैस, किसी रिएक्शन में हमने रिएक्टेंट लिया लिक्विड, और किसी रिएक्शन में हमने रिएक्टेंट को लिया कौन सा वाला बच्चों, सॉलिड। तो आप मुझे बताइए ना, यू टेल मी व्हिच आउट ऑफ दिस थ्री द रिएक्शंस विल बी क्विकेस्ट, राइट।
आप जल्दी से बताइए कि इन तीनों में से जो रिएक्शन होगा ना, रिएक्शन किस में क्विकर होगा, जल्दी से बताइए। हाँ तो बता दिया तो आप सबको, तो क्या हम सबने कर लिया होगा सॉल्व ना। तो क्या है बच्चों, इन गैसेस द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, राइट। इन गैसेस द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, व्हाइल इन लिक्विड द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज more as compared to solid, and solid has the highest intermolecular force of attraction. और बच्चों, since solid has the highest intermolecular force of attraction, so what? It is not easy for a solid to react as compared to liquid, as compared to gases, because the intermolecular force of attractions between the gases is what? Maximum. तो इसीलिए बच्चों क्या होगा, gases का होगा वह सबसे ज्यादा क्विकली रिएक्शन शो करेगा। उसके बाद बच्चों कौन आएगा, लिक्विड, और इसके बाद आएगा आपका सॉलिड। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप लोगों ने समझ लिया तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ओर। ये हमारा था बच्चों पॉइंट नंबर क्या, कौन सा, नंबर 1। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट के ओर। और इस पॉइंट नंबर 1 के अंदर और एक पॉइंट है, इस पॉइंट को भी आप जरा समझ लेना। अगर आपके पास रिएक्टेंट है होमोजीनियस, अगर बच्चों आपके पास रिएक्टेंट है होमोजीनियस, और अगर आपके पास रिएक्शन जो है ना वो है हेटेरोजीनियस, है ना बच्चों। अगर आपके पास रिएक्शन है होमोजीनियस और दूसरे वाले रिएक्टेंट आपने क्या ले लिया, हेटेरोजीनियस, तो बताइए जरा रिएक्शन किस में फास्ट होगा। बोले सर रिएक्शन तो होमोजीनियस में ही फास्ट होगा। तो होमोजीनियस में रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो होमोजीनियस में क्या होगा, फास्ट होगा। क्यों, होमोजीनियस में रिएक्टेंट सेम फेज में होते हैं, तो इसमें फेज कन्वर्शन करने की क्या जरूरत है नहीं। तो क्योंकि इसमें फेज कन्वर्शन की जरूरत है नहीं, तो ऑब्वियसली इस बात यह है कि होमोजीनियस रेट ऑफ द रिएक्शन जो है ना बच्चों वो क्या होगा, क्विकर होगा एज कंपेयर टू हेटेरोजीनियस रिएक्शन। चलिए उसको लिखते हैं, फिर हम बढ़ेंगे हमारे कौन सा नेक्स्ट पॉइंट के ओर। चलिए नंबर 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शंस के अंदर हम लोगों का कौन सा वाला पॉइंट आने वाला है, आप हम लोगों का जो आने वाला है पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 2 जो होता है ना बच्चों, पॉइंट नंबर 2 होता है कुछ ऐसा कि ये है सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। सरफेस एरिया ऑफ द क्या, रिएक्टेंट। और बच्चों ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है हम पहले से भी जान रहे हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो कौन सा वाला, क्लास 10 से हम लोगों को मालूम है कि सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट का बच्चों सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, अगर किसी भी रिएक्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ द रिएक्शंस क्या होगा, इंक्रीज होगा ही। इसके बारे में स्पेसिफिकली हम एक चैप्टर भी पढ़ेंगे आगे जाके, सरफेस केमिस्ट्री। इसमें हम देखेंगे कि सरफेस एरिया का कितना ज्यादा इम्पैक्ट होता है रेट ऑफ द रिएक्शंस में। सो फॉर नाउ ऑन वी कैन नो दैट सरफेस एरिया जो होता है ना बच्चों, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ द रिएक्शन। Surface area is directly proportional to rate of the reaction. Surface area is directly proportional to rate of the reactions. Yeah. तो ना बच्चों आपका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बन जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाएगा आपका क्या, रेट ऑफ द रिएक्शन से। मतलब जितना ज्यादा होगा बच्चों आपका सरफेस एरिया, रेट ऑफ द रिएक्शन होगा क्या, जितना ज्यादा। चलिए इसको लिखिए। अगर ये आपका हो गया लिखना तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट की ओर। लिख लीजिए जल्दी से 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। जो बच्चों हमारा अगला पॉइंट होगा ना, हमारा अगला पॉइंट जो बन रहा है, हमारा अगला पॉइंट हो रहा है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बच्चों क्या है, कुछ ऐसा रिएक्शंस है ना बच्चों, कुछ ऐसा रिएक्शंस होता है, कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शंस होता है
जो क्या होता है, जो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है ना बच्चों, जो सनलाइट अगर नहीं है तो ये वाला रिएक्शन भी क्या नहीं होता है। तो ऐसा एक एग्जांपल हमको तो मालूम ही है, बता दो जरा जल्दी से बताओ कौन सा रिएक्शन है वो जो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, बिना सनलाइट के ये वाला रिएक्शन होता ही नहीं है। बता देना जल्दी से ये वाला रिएक्शन कौन सा है। वैसा हमें तो सब मालूम है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक बार लिख ही लेता हूँ। H2 + Cl2 ना, जब वो लोग आपस में मिलते हैं तो वो लोग क्या बना देते हैं, ये लोग बनाते हैं बच्चों कौन सा, HCl। अब ये HCl जो बनेगा वो HCl के लिए क्या चाहिए, सनलाइट। और सनलाइट हम कैसे लिखते हैं सर, H में से लिखते हैं, तो वो लिखती है H में। ठीक है, ये है आपका क्या, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। अब आएगा सबसे मजेदार चीज, जल्दी से लिखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। चलिए अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसके पीछे है बहुत ज्यादा क्या है कॉन्सेप्ट। तो आप इस कॉन्सेप्ट को जरा समझिए अच्छे से कि मतलब ये कॉन्सेप्ट है क्या, ये कॉन्सेप्ट है क्या। बात कर रहे हैं हम अभी कैटालिस्ट के बारे में। चलिए कैटालिस्ट। अब एक चीज तो हमें मतलब पहले से मालूम है कि कैटालिस्ट जो होता है, कैटालिस्ट क्या करता है, कैटालिस्ट क्या करता है, कैटालिस्ट जो होता है वो रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करता है। बट क्यों, सवाल यह है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कैटालिस्ट जो है वो रेट ऑफ द रिएक्शन को करेगा क्या, इंक्रीज। बट कैटालिस्ट जो है ना बच्चों, रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज क्यों करता है, हाउ डज कैटालिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। और how catalyst affect the rate of the reaction, we all know catalyst increases the speed of the reaction, but itself remains unchanged itself, but remains unchanged itself। तो ये कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं आप अच्छे से समझिए जरा। मैंने दो मॉलिक्यूल्स लिख रहा हुआ है और बी, ये हमारा दो बंदे, दो मॉलिक्यूल्स है। एक बंदा हमारा ए है, दूसरा बंदा कौन है बच्चों, हमारा बी है। अब ये दोनों ना जब आपस में आए एक दूसरे के साथ, उन लोगों का हुआ क्या मुलाकात, ये हमारा ए है, वो हमारा बी है, दोनों ने एक दूसरे के साथ दिखा, ये हमारा ए है और ये हमारा कौन है, बी है। अब आपस में ये लोग ना, अब आपस में दो चीज हो सकता है भाई। ये एक चीज ये हो सकता है कि हमारा ए और बी कोलाइड कर जाए। अच्छे से समझना, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ अभी। एक चीज ये हो रहा है कि ए और बी जो है ना आपस में कोलाइड कर जाए। एक चीज हो कि ए और बी तो आमने सामने है बट वो लोग कोलाइड नहीं करे, कोलाइड है ही नहीं। अब बच्चों अगर ए और बी कोलाइड ना करे तब इनमें तो रिएक्शन होने के चांसेस है ही नहीं। कभी भी ए और बी अगर एक दूसरे के साथ कोलाइड ना करे तो उनके बीच में कुछ रिएक्शंस होगा ही नहीं, इसको तो कुछ छोड़ दो। सवाल तब बनता है बच्चों कब, जब ए और बी एक दूसरे के साथ क्या कर जाता है, ए और बी एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाता है। अब मुझे बताओ, जब एक दूसरे के साथ ए और बी कोलाइड कर जाएंगे तब आता है असली सिलसिला। तब ये आता है कि ए और बी जब एक दूसरे के साथ यहाँ पे क्या कोलाइड कर रहा है, तब या तो रिएक्शन होगा या रिएक्शन नहीं होगा। जब ए और बी बच्चों एक दूसरे के साथ कोलाइड करेगा तब या तो रिएक्शंस होगा किसी किसी केसेस में, या तो किसी किसी केसेस में बच्चों रिएक्शंस नहीं होगा। अब सर ये क्या बता दिया। अब कौन से वाले केस में होगा रिएक्शन, तो हम लोग को एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं सर, ग्राफ में। बट ग्राफ के बिना तो आप लोगों को क्या समझ में भी नहीं आएगा अच्छे से। चलिए अब अगर ना बच्चों ये दोनों कोलाइड करे, अगर ना बच्चों ये दोनों कोलाइड करे तब रिएक्टेंट तभी बनेगा अगर इन दूसरे मतलब
इन दोनों के पास एक मिनिमम सफिशिएंट एनर्जी हो, और ये मिनिमम सफिशिएंट एनर्जी जो होता है ना बच्चों, वो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। द मिनिमम एनर्जी दैट द मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस so that their positions become effective is known as activation energy बच्चों। so that their positions becomes effective is known as activation energy, is known as क्या बच्चों, activation energy। अब मेरे पास, अब कैटालिस्ट जो करता है ना बच्चों, कैटालिस्ट क्या करता है, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी मतलब इन दोनों के पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए। इस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर ये लोग कहीं से गेन कर ले, हम आगे जाके पढ़ेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में, तो मतलब इन लोगों के पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए। इतना एनर्जी तो भाई उनके पास होना चाहिए, नहीं ये तो हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा तो अगर हमें रिएक्शन करवाना है। अगर इनके पास एक्टिवेशन एनर्जी ना हो, मतलब ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ही ना हो जिससे कोलाइड करने के बाद प्रोडक्ट बनेगा, तो भाई तो बच्चों कोई फायदा नहीं है। 1000 बार कोलाइड करे, उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है नहीं तो रिएक्शन होगा ही नहीं। रिएक्शन तब होगा जब वो लोग एक्टिवेशन एनर्जी एक्वायर कर लेंगे, तो टाइम चाहिए। अब हमारा जो बंदा कैटालिस्ट होता है ना भाई, कैटालिस्ट भाई साहब क्या करते हैं, कैटालिस्ट भाई साहब जो है ना इन एक्टिवेशन एनर्जी को नीचे लेके आ जाते हैं। समझ में आ रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी को क्या नीचे लेके आ जाते हैं, और क्योंकि इस एक्टिवेशन एनर्जी को वो नीचे लेके आ जाता है तो बच्चों रिएक्शन जो होता है ना वो क्या हो जाता है, उसका स्पीड हो जाता है क्या, इंक्रीज। इसका स्पीड हो जाता है इंक्रीज। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया, समझ में आया, हाँ समझ में आया। तो जल्दी करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 करते हैं आप इसको डन। ओके, अब लोगों ने समझ लिया कि कैटालिस्ट से हमें क्या होता है, कैटालिस्ट का मसला क्या है। हाँ सर हमने कैटालिस्ट तो समझ लिया, तो वेरी गुड। जब बच्चों आप लोगों ने समझ लिया कैटालिस्ट के बारे में, तो अब चलिए हम लोग समझते हैं टेम्परेचर के बारे में। अब हम लोग किसके बारे में समझते हैं, टेम्परेचर के बारे में। तो मेरी बात सुनिए जरा, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। सर रेट ऑफ द रिएक्शन तो इंक्रीज करेगा टेम्परेचर के साथ। हाँ लोग बिल्कुल इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ता है, वेलोसिटी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, इनके बीच में मूवमेंट बढ़ेगा, एक दूसरे के साथ कोलिशन ज्यादा होगा, तो क्या रेट ऑफ द रिएक्शंस भी हो जाएगा बच्चों क्या, इंक्रीज। अब साइंटिस्ट लोग ना देखते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो उन लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करते 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 उन लोगों ने ये देखा कि फॉर एवरी 10 डिग्री सी, हालांकि ये रफ रूल है, ज्यादातर केसेस में होता है, for every 10 degree C rise in temperature, for every 10 degree C rise in temperature, the rate of the reaction is doubled. The rate of the reaction is doubled. For every 10 degree C rise in temperature, बच्चों the rate of the reactions होता है क्या, डबल। हाँ सर ये क्या बोल दिया, जरा समझाइए। तो लो समझा देता हूँ। सपोज ना किसी एक रिएक्शन का रेट है 10 मिनट्स, और ये रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड में। अब हमने इसका 50 डिग्री से लो बच्चों उसको कर दिया क्या, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने क्या किया, 10 डिग्री टेम्परेचर को कर दिया क्या, इंक्रीज। तो रेट ऑफ द रिएक्शन डबल हो जाएगा, मतलब पहले 10 मिनट लगता था, अब 5 मिनट लगने हो जाएगा। अपना कोई बच्चे बोल रहा है तो सर 20 मिनट लगना चाहिए बच्चों, तो रेट 20 मिनट थोड़ी लगेगा। रेट क्या होता है, रेट डबल होने का मतलब स्पीड डबल हो रहा है, स्पीड डबल होने का मतलब जल्दी कम जाएगा। तो रेट ऑफ द रिएक्शन अब कितने टाइम में हो जाएगा, 5 मिनट्स में हो जाएगा, है कि नहीं। हाँ सर, हाँ सर। और इसके बारे में डिटेल्स में एक साइंटिस्ट ने स्टडी किया था, और ये साइंटिस्ट कौन है, अरेनियस। और अरेनियस तो सर हम लोग अभी तक मालूम नहीं है, तो अरेनियस हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, अरेनियस इक्वेशंस। तो ये कहानी था किसका, टेम्परेचर का, टेम्परेचर का। नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट आएगा, वेट तो करो।
टेम्परेचर के बाद आ रहा है हमारा, टेम्परेचर के बाद आएगा हमारा कौन सा, हमारा आएगा कंसंट्रेशन। टेम्परेचर के बाद बच्चों हमारा कौन सा आ जाएगा, हमारा आ जाएगा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन आ जाएगा सर टेम्परेचर के बाद। तो आ गया तो कंसंट्रेशन, दो आ गया कंसंट्रेशन। तो अब कंसंट्रेशन का बात क्या है, देखो generally rate of the reaction depends upon the concentration of reactant। अब कैसे डिपेंड होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू क्यूब, कुछ भी हो सकता है, बट वो रिएक्टेंट के जो कंसंट्रेशन है उस पे जनरली डिपेंड करता है। कुछ ऐसे रिएक्शंस होता है जिसमें डिपेंड नहीं करता है, तो ऐसे कैसे होगा भाई, केमिस्ट्री या साइंस ऑफ एक्सेप्शंस तो हो सकता है, बट में मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स होता है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, तो ये मालूम कैसे पड़ता है, ये मालूम होता है एक्सपेरिमेंटली। आपको कैसे मालूम होगा, आपको ये मालूम होगा एक्सपेरिमेंटली। हाँ सर आप बताइए, तो बता ही रहा हूँ आपको। सपोज एक रिएक्शन से देखिए ए बी, और ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है प्रोडक्ट। ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है प्रोडक्ट। तो बच्चों अपना बारिश भी हो गया है स्टार्ट, तो आपको साउंड को हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत, तो इसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा। तो ये देखिए ए और बी आपको क्या दे रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट। तो अगर ए और बी दोनों ऐड करने के बाद आपको क्या मिल रहा है बच्चों, आपको मिल रहा है